अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आइसोमरिज्म का पार्ट 2 लेक्चर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम स्टीरियो आइसोमरिज्म को कवर करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हुआ है जो कि लेक्चर नंबर था 4, आज है लेक्चर नंबर 5। उसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को डिस्कस किया था। तो शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि जो आइसोमरिज्म है वो दो तरह के होते हैं। एक है आइसोमरिज्म की टाइप जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। ये एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर जो आइसोमर्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर फॉर्मूला में डिफरेंस आता है। जिस तरह स्ट्रक्चर फॉर्मूला को हम कहते हैं कि एटम की कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ जाता है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम में डिफरेंस आता है, यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इसकी हमने मिसाल पढ़ी थी, ये एन बुटेन और ये आइसोबुटेन को अगर देखें तो इनके जो एटम्स हैं वो आपस में बहुत अलग तरीके से अटैच है, मतलब इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कनेक्टिविटी ऑफ एटम डिफरेंट है। तो ये हमने वहाँ पर पढ़े थे। इसके आगे बहुत ज़्यादा टाइप्स भी पढ़ी थी और हमने कहा था कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं ये एक ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है। और फ़र्क कहाँ पर आता है? ओरिएंटेशन, मतलब पोजीशन, ओरिएंटेशन मतलब पोजीशन ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम इन स्पेस। जो हवा के अंदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम है उनकी जगह मुख्तलिफ होती है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल में बताऊं तो ये जो एग्जांपल है इसमें अगर देखें तो ये दो आपस में आइसोमर्स हैं 2 ब्यूटीन के। इसमें अगर देखें तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के इर्द गिर्द मिथाइल ये उल्ट है, उल्ट तरफ है, और इसमें मिथाइल जो है वो सेम है, एक ही तरफ है। तो मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के इर्द गिर्द जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम की पोजीशन डिफरेंट आ गई है, इसी को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। एक और बात मैंने वहाँ पर बताई थी कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम होता है, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है। जबकि हमने इसका स्टीरियो आइसोमर्स का पढ़ा, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम ही होगा, मतलब एटम की कनेक्टिविटी वगैरह भी सेम ही होगी। अगर देखें तो इस कार्बन के साथ एक H अटैच है और एक CH3 अटैच है, और इसमें भी क्या है, इस कार्बन के साथ एक H अटैच है और एक CH3 अटैच है। तो कनेक्टिविटी सेम है, मतलब स्ट्रक्चर सेम है मगर उसकी पोजीशन डिफरेंट है। एक में ये हाइड्रोजन जो है वो पीछे की तरफ है, एक में हाइड्रोजन आगे की तरफ है, और यहाँ पर जो है CH3 आगे की तरफ है, यहाँ पर CH3 पीछे की तरफ है, हाइड्रोजन आगे की तरफ है। तो ये पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। और मैंने बताया था कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि वो सेम होंगी कि डिफरेंट होंगी। होती तो वो भी डिफरेंट सेम ही है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं, एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप में हमने पढ़ा था। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स में जो है वो सेम आ जाती हैं, सॉरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में वो डिफरेंट आ जाती हैं, एक्सेप्ट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप में ये डिफरेंट आ जाती है, बाकी सब में हमने पढ़ा था ये सेम ही होती हैं। जबकि हमने कहा था कि ये जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये फिक्स नहीं होती, किसी टाइप में ये सेम होगी और किसी में ये डिफरेंट होंगी। अब हम पढ़ेंगे कि किस टाइप के अंदर जो है ये स्टीरियो आइसोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, किस में डिफरेंट होंगी। इसको आपने याद रख लेना है, ये बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं कि स्ट्रक्चर आइसोमर्स का क्या चीज़ सेम होगी, क्या डिफरेंट होंगी। चलिए जी, अब हम बाकायदा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी 5 मिनट में हमने पिछले वाला रिवाइज किया क्या होता है स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो अभी मैंने बता दिया स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होता है। ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका आपस में क्या होता है, अरेंजमेंट, जिसको कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अरेंजमेंट जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला उनका सेम ही होता है, मगर उनकी जो अरेंजमेंट है या फिर ओरिएंटेशन है एटम्स की या ग्रुप की स्पेस में वो मुख्तलिफ होती है। डिफरेंट क्या आती है? अरेंजमेंट, तरतीब या ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स या ग्रुप इन स्पेस वो मुख्तलिफ आती है। तो ये आपको मैंने पीछे भी मिसाल अभी दी है जो हमने अभी पढ़ी है 2 ब्यूटीन की। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर सेम है इसमें, और जो अभी कंपाउंड लिख रहा हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, मगर फ़र्क कहाँ पर आ गया? फ़र्क इनके ओरिएंटेशन में आ गया है। इसी को हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। स्टीरियो आइसोमर्स हमेशा वो होंगे जिनमें ओरिएंटेशन
ग्रुप की या एटम की ओरिएंटेशन का फ़र्क आएगा हवा के अंदर। और इसका एक नोट आपने ज़रूर अपने ज़हन में रखना है कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनका सेम ही स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, मगर वो अरेंजमेंट ऑफ एटम में डिफरेंस होते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला का स्ट्रक्चर आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। यहाँ पर क्या है कि इनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसमें जो है ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम या उसके ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंट होता है। ये देखो इनकी पोजीशन डिफरेंट है, जो भी हमने पीछे मिसाल करी। इनको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर नोट कर लें। और स्टीरियो आइसोमर्स अब टाइप्स की तरफ चलते हैं। दो है स्टीरियो आइसोमर्स, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर और एक है ऑप्टिकल आइसोमर। हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की तरफ, जो अभी मैं आपको दो बार मिसाल दे चुका हूँ टू ब्यूटेन की। इसको दोबारा देखते हैं। एक्चुअली वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही थे। टू ब्यूटेन की अगर मिसाल देखें तो ये देखें ज़रा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। टू ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला आता है ना आपको, वो इस तरह लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब इसको हम खोल के लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि ये जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है ना, ये डबल बॉन्डेड वाला कार्बन, इसको इस तरह लिख लेते हैं। और फिर ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और एक CH3 अटैच है, तो उसको बना लेते हैं। तो इसके साथ एक ये हाइड्रोजन अटैच है और एक ये CH3 अटैच है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और एक CH3 है। अब ये देखें कि ये वाला जो हमने टू ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको खोल के लिखा है। इसको हम क्या कर सकते हैं जी, इसको हम ये कर सकते हैं कि पहले हमने ये H को मुख्तलिफ तरफ रखा हुआ है। एक को पीछे की तरफ रखा हुआ है, ये पीछे, ये लाइन पीछे को जा रही है, मतलब ये पीछे की तरफ से है, हाइड्रोजन अटैच है। और एक को आगे की तरफ रखा हुआ है, इस तरफ। तो हम इसका एक और स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि मे भी ऐसा भी हो सकता है कि जो ये टू ब्यूटेन है, इसके अंदर क्या हो, ये H जो है वो दोनों ही पीछे की तरफ हो, और ये जो मिथाइल है ये दोनों ही आगे की तरफ हो, ठीक है। तो अब देखें हो क्या रहा है कि ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, डबली बॉन्डेड कार्बन के इर्द गिर्द, इसके इर्द गिर्द एटम की पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है। इसके इर्द गिर्द देखें तो ये वाले कंपाउंड के अंदर जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन ऑपोजिट पोजीशन पे आ रहे हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, पीछे की तरफ ही आ रहे हैं। तो इस तरह के आइसोमर्स जिसके अंदर क्या हो, डबली बॉन्डेड एटम्स हो, ये डबली बॉन्डेड एटम्स हो और उनकी पोजीशन में डिफरेंस आ जाए, उसके डबली बॉन्डेड एटम्स के इर्द गिर्द एटम्स की पोजीशन में डिफरेंस आ जाए, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स क्या थे कि हवा में या कहीं पर भी डिफरेंस आ जाए बस पोजीशन में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे हैं जिनमें डबल बॉन्ड आए और उसके इर्द गिर्द पोजीशन में डिफरेंस आ जाए, ठीक है। इसकी डिफाइन पढ़ें, ये डिफाइन लिखी हुई है फेडरल की बुक में। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म की ऐसी टाइप वेयर आइसोमर्स, जहाँ पर आइसोमर्स पोसेसिस सेम स्ट्रक्चर फार्मूला। अगर देखें तो इनका स्ट्रक्चर फार्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसका भी स्ट्रक्चर फार्मूला यही होगा और इसका भी स्ट्रक्चर फार्मूला यही होगा। पोसेसिस सेम स्ट्रक्चर फार्मूला कंटेनिंग डबल बॉन्ड, जिसके अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। स्ट्रक्चर फार्मूला के अंदर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, जिस तरह ये देखें डबल बॉन्ड। और इनकी जो डिफरेंस आएगा वो आएगा पोजीशन ऑफ एटम्स, उन एटम्स की पोजीशन की अंदर डिफरेंस आएगा जो कि अबाउट द डबल बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द अटैच हैं, उनकी पोजीशन में डिफरेंस आ जाएगा। जिस तरह अभी आपको मैंने गिनाया कि अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो यहाँ पर पोजीशन ऑपोजिट है और यहाँ पर एक ही तरफ है, सेम। अब हम बात कर लें कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं इनकी कौन सी चीज़ें सेम होती हैं, कौन सी डिफरेंस होती हैं। अच्छा, उससे पहले हम ये लिख लेते हैं कि ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसको हम क्या क्या कहते हैं। तो ऐसा ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें ये जो सेम तरह के ग्रुप हैं, सेम से मुराद कि अगर हाइड्रोजन को ले रहे हैं तो इसके मुख्तलिफ हाइड्रोजन ही, इसके सामने हाइड्रोजन ही। तो अगर तो सेम तरह के जो ग्रुप हैं, जिस तरह ये हाइड्रोजन सेम है और ये भी सेम है, सेम तरह के ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हुए, एक पीछे को है और एक आगे को है, तो उसे हम कहेंगे ट्रांस, क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। और अगर तो ये सेम तरह के ग्रुप, जिस तरह ये सेम तरह के हाइड्रोजन सेम तरह के ग्रुप हैं, तो ये
दोनों ही एक तरफ हों, या दोनों पीछे की तरफ हों, या दोनों आगे की तरफ हों। तो दोनों ही अगर एक तरफ होंगे तो उसे हम कहेंगे सिस आइसोमर। तो इसी वजह से, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो आइसोमर बनते हैं, ट्रांस और सिस, तो इसी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर का एक और नाम है सिस ट्रांस आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या भी कहते हैं इसको, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहा जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स के इर्द गिर्द पोजीशन में डिफरेंस आता है। और इसको सिस कब कहते हैं, जब दोनों ग्रुप एक तरफ आ जाए, सेम ग्रुप एक तरफ आ जाए। और ट्रांस कब कहते हैं, जब सेम ग्रुप ऑपोजिट तरफ आ जाए। अच्छा जी, इसमें सेम क्या है जी, इनका अगर आप स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो वो सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें वो सेम है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो डिफरेंट होती हैं। क्यों होती हैं, कैसी होती हैं, वो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं जब हम सिस और ट्रांस का कंपैरिजन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएं तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी डिफरेंट होंगी, ये भी आपको वहीं पर पता चल जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला इनका सेम ही होता है। तो एमसीक्यू आता है कि वो कौन सी टाइप है जिसमें स्ट्रक्चर फार्मूला सेम होता है मगर उनकी जो ओरिएंटेशन है वो हवा में डिफरेंट होती है। तो वो होती है स्टीरियो आइसोमर्स, और उसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे और आगे ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे। ऑप्शन जो है वो कोई एक देगा इसमें से, अगर तो वो स्पेसिफाई कर दे कि जो कंपाउंड है उसके अंदर डबल बॉन्ड ही है तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ही जाएगा। अगर उसने डबल बॉन्ड का नहीं कहा तो फिर वो स्टीरियो आइसोमर्स भी ऑप्शन हो सकती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी हो सकती है, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकती है। तो अगर वो डबल बॉन्ड लिख देगा फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में ही जाएगा। अच्छा, अब हमने ये पढ़ना है कि हम ये कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या हो, डबली बॉन्डेड एटम्स के इर्द गिर्द पोजीशन में डिफरेंट आ जाए, ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आ जाए। तो अब क्या कंडीशंस हैं कि हम क्या कह सकते हैं कि कौन से कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे, कौन से नहीं करेंगे। तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक कंडीशन आप ध्यान में रख लें कि कंपाउंड जो है वो शुड हैव डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान कंपाउंड का डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है। जिस तरह अभी आपने अल्कीन की एग्जांपल पढ़ी, तो अल्कीन के जो डबली बॉन्डेड कार्बन हैं उसके अंदर मौजूद हैं, तो मतलब अल्कीन जो है सिस ट्रांस आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर दे सकते हैं। तो आपके फिर सीधा ज़हन में आता होगा कि क्या सिंगल बॉन्ड वाले नहीं दे सकते। हाँ जी, वो नहीं दे सकते। तो मतलब ये कि जो अल्केन है, तो अल्केन तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनमें सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, अल्केन ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देते। इसके अलावा अल्काइल हैलाइड्स, उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो भी नहीं दे सकते। अल्कोहल, उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो भी नहीं दे सकते। तो आपके सामने अब ये तो बात क्लियर होगी कि जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दे पाएंगे। इसकी रीज़न मैं बताऊंगा, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे इसकी रीज़न, एक स्लाइड में वो डिस्कस करेंगे। अभी बस पढ़ते जाएं कौन से देंगे, ठीक है। तो ये वाले नोट शोन, ये वाले नहीं देंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा, क्या सर जी आपने तो कह दिया कि जो डबल बॉन्ड है वो वाले देंगे, मतलब अल्कीन वाले देंगे, ये वाले देंगे जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो। तो क्या हर वो कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड होगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे? जिस तरह ये कार्बोनिल, यहाँ पर देखो कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देंगे? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि दूसरी कंडीशन या फिर समझ लें कि एक इसमें हमने बात का ख्याल ये रखना है कि जो डबली बॉन्डेड एटम्स हैं, कोई भी एटम डबली बॉन्डेड एटम्स हैं, जिस तरह यहाँ पर ये कार्बन डबली बॉन्डेड है और ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड है, तो ये डबली बॉन्डेड के साथ आगे दो ग्रुप अटैच होने चाहिए। कार्बन के साथ तो यहाँ पर दो ग्रुप अटैच होंगे, मगर ऑक्सीजन के ऊपर तो सिर्फ लोन पेयर है, इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं अटैच, ठीक है जी। तो इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये सिस ट्रांस आइसोमर नहीं शो करते, कीटोन और एल्डिहाइड जिसमें ये ग्रुप होता है। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे, और एमाइड्स भी नहीं कर पाएंगे, उनमें भी यही ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्लियर हो गया। अब बच क्या गया? अल्कीन बच गया। इसके अलावा जो है जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो कंपाउंड्स हैं ये वाले, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर कार्बन के साथ आगे दो ग्रुप लगे होते हैं, नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर एक ग्रुप लगा होता है और एक लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर यहाँ पर एक ग्रुप का काम कर रहा होता है।
तो इस वजह से ये भी एक जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर शो करेंगे, क्योंकि ये देखो पहली कंडीशन थी डबल बॉन्ड हो, वो है। दूसरी कंडीशन थी जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उनके दो ग्रुप बने हों, इसके दो ग्रुप के साथ अटैच है, ये भी एक ग्रुप ये है और एक इसका लोन पेयर ये है, तो ये भी अटैच है, तो ये भी शो करेंगे। इसके साथ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये भी आगे जो है एक ग्रुप से अटैच होता है, एक ग्रुप से, और इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, इसके ऊपर भी एक लोन पेयर होता है, तो ये भी कंपाउंड जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर शो करते हैं। तो 3 अभी तक हमने पढ़े कि अल्कीन्स, ये वाले कंपाउंड, इनको कंपाउंड को हम कहते हैं इमीन्स। तो हमसे को इमीन सिस ट्रांस आइसोमर शो करेंगे, तो आपने कहना है हाँ जी ये वाले कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन आ जाए, इसे हम कहते हैं एजो कंपाउंड। क्या ये शो करेंगे? यस, ये भी करेंगे। तो ये जो है इनमें डबल बॉन्ड होने की वजह से और जो डबली बॉन्डेड एटम्स हैं उनके अंदर दो ग्रुप अटैच होने की वजह से ये सिस ट्रांस आइसोमर्स शो करेंगे। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ठीक है जी हमें समझ आ गया, अल्कीन करेंगे सिस ट्रांस आइसोमर शो करेंगे, इमाइन करेंगे, एजो कंपाउंड करेंगे, अभी तक हमने ये पढ़ लिया है। क्या कोई इसके अलावा भी कंडीशन है? क्या हर अल्कीन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगी? तो अब ये बात सुन ले, क्या हर जो इमाइन है वो सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगी? ऐसा भी नहीं है। दूसरी कंडीशन ये है, पहली तो आपने पढ़ ली कि पहली ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपके पास डबली बॉन्डेड एटम्स हैं, डबली बॉन्डेड एटम्स, उसके अंदर जो उसके साथ जो दो ग्रुप लगे हुए हैं ना, वो ग्रुप जो है वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो जो दो ग्रुप जो लगे हुए हैं डबली बॉन्डेड एटम के साथ वो डिफरेंट होने चाहिए। मसलन अभी जो मैंने कहा ये अल्कीन के साथ दो ग्रुप लगे होंगे यहाँ पर, तो ये वाला जो ग्रुप है ये ग्रुप 1 अलग होना चाहिए, ग्रुप 2 अलग होना चाहिए। यहाँ पर भी ग्रुप 1 अलग होना चाहिए, ग्रुप 2 अलग होना चाहिए। मसलन कि ये ग्रुप 1 और ग्रुप 1 आपस में सेम हो सकते हैं, मगर ये ग्रुप 1 और 2 आपस में सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जो सेम ही कार्बन के साथ दो ग्रुप अटैच हैं वो डिफरेंट ही होने चाहिए, ये आपने याद रख लेना। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली जो अल्कीन है, ये वाली अल्कीन 1 प्रोपीन, इसका अगर फॉर्मूला लिखें तो आपको पता चलेगा 1 का मतलब, प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन है और 1 का मतलब पहले कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो इसका फॉर्मूला ये आएगा CH2 CH3। इसको अगर खोल के लिखें तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन को हमने इस तरह लिख लिया, ये वाले कार्बन के साथ 2 H अटैच है तो हमने 2 H बना लिए, और फिर आगे क्या बना दिया? CH3 यहाँ पर आ गया ये वाला, और H यहाँ पर आ गया ये वाला। अब इसमें अगर देखें तो ठीक है, पहली कंडीशन थी डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और डबली बॉन्डेड एटम के साथ दो ग्रुप भी अटैच हैं, मगर वो दो ग्रुप सेम आ गए हैं। सेम नहीं हमें चाहिए, हाइड्रोजन दोनों सेम ही है ना, एक ही ग्रुप है हाइड्रोजन, तो सेम नहीं चाहिए, मतलब ये जो है सिस ट्रांस आइसोमर नहीं शो करेंगे। इसी तरह 1 ब्यूटीन को लिखोगे तो 1 ब्यूटीन का जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह से बनता है, यहाँ पर लिख देता हूँ। 1 ब्यूटीन का मतलब 4 कार्बन है और पहले के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, CH2 CH3। जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन अटैच हैं ये वाले, और इसके साथ क्या अटैच है जी? एक हाइड्रोजन अटैच है और एक इसके साथ इथाइल ग्रुप अटैच है, CH2 CH3। सही है, इथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन का समझ आ गया ना? ये देखो ये कार्बन था, इसके साथ एक ये हाइड्रोजन अटैच है और एक इसके साथ ये वाला इथाइल ग्रुप अटैच है, CH2 CH3 वाला। सही है, तो डबली बॉन्डेड कार्बन को आप इस तरह लिख सकते हैं। अब इसमें अगर देखें तो इसमें भी ये जो कार्बन है जो कि डबल बॉन्ड से अटैच है वो सेम ग्रुप से आगे अटैच हो गया है, ऐसा हमें नहीं चाहिए। हमें तो क्या चाहिए? जो दो ग्रुप अटैच है डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ वो क्या हो? मस्ट बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होने चाहिए, तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे। मतलब 1 प्रोपीन और 1 ब्यूटीन तो बिल्कुल भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेंगे। कौन से शो करेंगे? यहाँ पर जो अभी हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, मिसाल 2 ब्यूटीन की। ब्यूटीन का मतलब कि 4 कार्बन और 2 का मतलब कि दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, ये वाला 2 ब्यूटीन। इसको अगर खोल के देखें तो ये कार्बन और ये कार्बन डबली बॉन्डेड हैं, इसको डबल बॉन्ड बना लो। इस कार्बन के साथ अब हाइड्रोजन अटैच है, एक हम एक हाइड्रोजन बना लेते हैं, और एक इसके साथ CH3 अटैच है तो हम एक CH3 बना लेते हैं, और एक इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और एक CH3। अब इसमें देखें, इसमें अगर देखें तो यहाँ पर क्या है जी?
ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, पहली कंडीशन फॉलो हो रही है कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो है। अब जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों तरफ एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, मतलब डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पर भी देखें तो ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके दोनों तरफ एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, मतलब डिफरेंट ग्रुप है, जो कि दूसरी कंडीशन थी हमारी कि डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, वो फॉलो कर रहा है। तो दो कंडीशन आपने याद रखनी है कि एक तो उसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो, और एक उसमें क्या हो, डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। क्या हो, डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। ये आपने याद रख लेना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जब भी आपको सवाल आ जाए और पूछे कि इनमें से ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपने क्या देखना है कि उसमें डबल बॉन्ड है या नहीं है। अभी हम साइक्लिक कंपाउंड की बात नहीं कर रहे। अगर तो डबल बॉन्ड है तो मतलब वो ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेगा। और फिर आपने देखना है वो डबल बॉन्ड के साथ जो दो ग्रुप अटैच हैं वो सेम है कि डिफरेंट है। अगर तो सेम हुए मतलब वो नहीं शो करेगा, अगर डिफरेंट हुए तो मतलब वो शो करेगा। अब देखिए आपके सामने एक सवाल आ गया कि 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन है, बताएं क्या ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगी कि नहीं करेगी। सबसे पहले तो जब इस तरह का सवाल आए, आपको उसने फॉर्मूला नहीं बताया, उसने नाम बताया, तो आपने इसका फॉर्मूला बना लेना पहले। ये वाला आपको पता है कि वो कह रहा है 1 पे ब्रोमीन है, 2 पे क्लोरीन है और वो प्रोपीन है, मतलब 3 कार्बन वाली है। हम पहले इसके 3 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 3, पहले के दरमियान डबल बॉन्ड। और वो कह रहा है कि 1 पे ब्रोमीन है तो हम ब्रोमीन लगा लेते हैं, 2 पे क्लोरीन है, क्लोरीन लगा लो। अब इसको खोल के लिखो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लिख लिया। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक क्लोरीन है और एक इसके साथ CH3 है, तो हम लिख लेंगे इसके साथ एक क्लोरीन है और एक CH3 है, और इसके दरमियान एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है, तो हम लिख लेंगे इसके साथ एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है। देखिए जी, दो कंडीशन थी कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है वो होना चाहिए या डबली बॉन्डेड एटम होने चाहिए, वो है डबल बॉन्ड वाला है। और जो डबली बॉन्डेड एटम है उसके दरमियान जो है वो दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। अगर देखें तो ये इसके साथ एक ये ग्रुप अटैच है और एक ये ग्रुप अटैच है, डिफरेंट ग्रुप है। और इधर भी देखें तो एक ये ग्रुप अटैच है और एक ये ग्रुप अटैच है, डिफरेंट ग्रुप है, तो मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। दोनों कंडीशन इसने फॉलो करनी है। 3 हेक्सेन की मिसाल लें, क्या ये शो करेगा? तो 3 हेक्सेन का यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप इसको देखें और इसमें ये इसका फॉर्मूला खोलें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके साथ एक H अटैच है और एक इसके साथ CH2 CH3 अटैच है, तो एक H है और एक है CH2 CH3, और इसके साथ भी एक H है और एक है CH2 CH3। तो इसको भी अगर ऑब्जर्व करें तो पहली कंडीशन थी डबल बॉन्ड होना चाहिए, है डबल बॉन्ड है। उसके बाद डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। इसके साथ एक हाइड्रोजन है और एक इथाइल, दो डिफरेंट ग्रुप हैं। इसके साथ अगर देखें तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन आना था, हाइड्रोजन, और एक इसके साथ इथाइल है, तो ये भी सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा, ये भी कर सकता है। ब्यूटीन डाइओइक एसिड, इसका अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने सिर्फ नाम दिया है और पूछा है कि क्या ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। बच्चे ब्यूटीन डाइओइक एसिड का मतलब कि इसमें डाइओइक एसिड का मतलब इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, तो आप पहले दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लें। अच्छा, और ब्यूटीन का मतलब कि इस पूरे कंपाउंड के अंदर 4 कार्बन है। ब्यूटीन किसको रिप्रेजेंट करती है? 4 कार्बन को। तो 2 कार्बन तो ये कार्बोनिल वाले यही आ गए और 2 बाकी रह जाएंगे, तो ये हो गया ब्यूटीन डाइओइक एसिड। अब हमने देखना है कि क्या, सॉरी ब्यूटीन का मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा फिर, तो ब्यूटीन डाइओइक एसिड EN नहीं है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे। अगर ब्यूटेन होता तो फिर हम सिंगल बॉन्ड लगाते। तो अब इसमें पहली पोजीशन, पहले इसको खोल कर लिख लो, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये अब 2 नहीं आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। इस कार्बन के साथ एक तो H अटैच है और एक इसके साथ COOH, तो इसके साथ हम एक COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और एक H अटैच कर लेते हैं, और इसके साथ भी एक H है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसके साथ भी H है और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा? तो अगर देखें तो इसमें डबल बॉन्ड है डबल बॉन्डेड एटम के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, इधर भी 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, तो ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। ये कौन सा होगा? ये सिस होगा या ट्रांस? जो भी मैंने बनाया है ये होगा सिस, क्योंकि इसमें
कार्बोक्सिल ग्रुप या एक की तरह के ग्रुप एक तरफ है, सेम ग्रुप सेम तरफ है, तो उसे हम कहेंगे सिस। इसका ऑपोजिट क्या बन सकता था, इसका ऑपोजिट बन सकता था जब कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ऑपोजिट तरफ आ जाए, जो सेम तरह के ग्रुप है वो ऑपोजिट तरफ आ जाए, तो ये इसका ऑपोजिट बन सकता था, इसे हमने कहना था ट्रांस आइसोमर है ये, ठीक है। तो ये सिस ट्रांस आइसोमर शो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। चलिए अब इसके कुछ सवालात कर लेते हैं, फिर मैं आपको ये वाला, चलो पहले यही कर लेते हैं कि वाई डबल बॉन्ड होना क्यों ज़रूरी है, सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता। समझना है अब इस बात को थोड़ा सा, कि जो मैं आपको कह रहा था ना कि अभी ये देख लें कि सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड में से कौन शो कर सकता है। अभी मैं बताता हूँ कि डबल बॉन्ड होना क्यों ज़रूरी है, सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं शो कर सकता। पहले सिंगल बॉन्ड की तरफ है। सिंगल बॉन्ड में ये मैंने आपके सामने एक ब्यूटेन की एग्जांपल लिया जिसमें ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन है, और इसमें जो है इसमें बॉन्डिंग मैंने शो करवानी है। आपको पता है कि ये जो कार्बन और कार्बन ये सिंगल बॉन्ड के अंदर, अल्केन के अंदर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। मसलन अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो वो होता है 1s2 2s, एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ, 2s1 2p1 2p1 2p1, ये 2px 2py 2pz है, ठीक है। तो ये sp3 का मतलब ये एक s और ये 3p आपस में मिक्स होकर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ये शो किए हुए हैं येलो लाइन से इसके ऊपर, और इसके भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर ये शो किए हुए हैं। ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब आपस में जो है ये बॉन्ड बनाएंगे किससे, ये दरमियान वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ये वाले कार्बन के जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये वाले 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं, तो इसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आपस में बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर। बाकी ये जो 3 हैं अगर ये देखें तो ये 3 एक H से अटैच है, एक H से और एक CH3 से, तो यहाँ पर एक H अटैच हो जाएगा, ये एक H अटैच हो जाएगा और यहाँ पर एक CH3 अटैच हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर देखें तो एक CH3 अटैच है तो इससे CH3 बन जाएगा, इससे H बन जाएगा और एक इससे H बन जाएगा। अब अगर गौर से इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड के अंदर क्या आपको नज़र आ रहा है कि दरमियान में सिर्फ जो है इस कार्बन की और कार्बन के आपस में अट्रैक्शन है दरमियान में। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर इसको थोड़ी सी एनर्जी दें तो ये दरमियान से इस तरह रोटेट करना शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। जिस तरह टायर का पहिया नहीं घूमता, इसको जो है वो अगर आपस में ऐसे ही रखें, इसको अगर मैं पकड़ के रखूं, इस वाले कंपाउंड को, इस वाले कार्बन को पकड़ के रखूं और दूसरे वाले को घुमाऊं दूसरे हाथ से, तो ये घूमेगा क्योंकि ये दरमियान में फ्री रोटेशन है। तो मतलब सिंगल बॉन्ड जो है वो फ्री रोटेशन मूव कर रहा है। रोटेशन से मुराद ये घुमा रहा है। जो यहाँ पर ग्रुप होंगे, अब ये घूमने से क्या होगा, ये CH3 कभी यहाँ पर होगा पीछे की तरफ, कभी आगे की तरफ आ जाएगा घूम के, ठीक है। तो मतलब इसकी पोजीशन सेम नहीं रहेगी। तो अगर पोजीशन ही सेम रहेगी तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये सिस है कि ट्रांस है, क्योंकि हमें सिस और ट्रांस में ये बताना होता है कि सेम ग्रुप ऑपोजिट तरफ है या सेम तरफ है, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है सिंगल बॉन्ड को जो है वो कहते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। तो क्यों नहीं करते, क्योंकि जो सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर क्या होती है जी, यहाँ पर लिख लें, सिंगल बॉन्ड के अंदर क्या होती है जी, फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन होती है, मतलब वो घूम सकते हैं जिसकी वजह से वो उसकी पोजीशन सेम नहीं रहती। जबकि डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड के अंदर आप जानते हैं कि ये कार्बन जो है जो डबली बॉन्डेड है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पर 3 जो है वो sp2 ऑर्बिटल होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसी तरह इस कार्बन में भी 3 sp2 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3। अच्छा, अब होगा क्या कि इसके दरमियान ये sp2 आपस में पहले सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, फिर इसके ऊपर जो है ये एक पी रह जाएगा अनहाइब्रिड। अगर मैं लिख के दिखाऊं यहाँ पर 1s2 2s1 2p1 2px 2py और 2pz, ये 2px है। हाँ, तो अगर देखें तो इसमें से ये एक s और 2p मिलकर आपस में sp2 हाइब्रिडाइज हो गए, एक p जो है वो अनहाइब्रिड रह गया, ये वाला p है वो, ठीक है। अब ये वाला p क्या करेगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में इस तरह ओवरलैप कर लेगा, मतलब आपस में साइड बाय साइड मिल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी पाई बॉन्डिंग बन जाएगी जो यहाँ पर बना हुआ है। ये पहला पाई बॉन्ड, नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड,
अब होगा क्या कि अगर आप इस ग्रुप को रोटेट भी करना चाहें, जिस तरह आपने ये सिंगल बॉन्ड में किया, इस कार्बन को पकड़ के रखो, इसको पकड़ के रखो और इसको रोटेट भी करना चाहो, रोटेट भी करना चाहो तो ये रोटेट नहीं होगा, क्योंकि उसको ऊपर से पकड़ हुई है, ये ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से इसको पकड़ हुई है पाई बॉन्ड की वजह से। और जब पाई बॉन्ड की वजह से ऊपर नीचे से पकड़ हुई है तो ये रोटेट नहीं करना चाहेगा। रोटेट नहीं करेगा तो मतलब इसके साथ यहाँ पर जो ग्रुप अटैच होगा और यहाँ पर अटैच होगा वो फिक्स्ड ही रहेगा, उसकी पोजीशन फिक्स्ड रहेगी, या तो वो आगे होगा या पीछे रहेगा, वो रोटेट करते हुए कभी आगे या कभी पीछे नहीं रहेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो डबल बॉन्ड है ये ट्रांस आइसोमर्स या सिस ट्रांस आइसोमर शो करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड के अंदर जो रोटेशन है वो क्या हो गई है, रिस्ट्रिक्ट हो गई है। रिस्ट्रिक्ट का मतलब कि रुक गई है, तो रिस्ट्रिक्ट रोटेशन। तो ये वजह है कि जो डबल बॉन्ड है वो ट्रांस आइसोमर शो करते हैं, सिंगल बॉन्ड नहीं करते। अब इसको ना एक और तरीके से समझें, ये जो मैंने डबल बॉन्ड जो है उसको और सिंगल बॉन्ड को समझाया है कि ये रोटेशन को जो है रोक देते हैं। देखिए ज़रा, जो है ये अगर इसके साथ हम दो लकड़ियाँ ले लें, दो लकड़ियाँ ये, और इन दोनों लकड़ियों के ऊपर हमने क्या किया, एक एक कील, पहले हमने इन दोनों लकड़ियों के दरमियान एक कील ठोका, ये वाला एक कील, और जब आप ये एक कील ठोक के इसको पकड़ के रखेंगे और इसको घुमाएंगे इस लकड़ी को, तो ये घूम जाएगी, क्योंकि अभी एक कील ठोका हुआ है। तो एक कील ठोकने से हम कहेंगे इसकी फ्री रोटेशन हो गई, ये सिंगल बॉन्ड का काम कर रही है, मतलब इसके दरमियान अभी एक ही बॉन्ड बना हुआ है, ये कील एक बॉन्ड का काम कर रहा है, जो कि ये अल्केन वाले केस में था, इसमें ये एक ही बॉन्ड बना हुआ था ना यहाँ पर, तो इसमें ये सिंगल बॉन्ड बना था, मतलब ये फ्री रोटेशन थी। ठीक है, अब समझ आ रही होगी। और इसी के दरमियान अगर हम यही दोनों लकड़ियाँ लें और इसके अब दो कील ठोक दें, दो कील से मुराद दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड बना दें, दो बॉन्ड बना दें मतलब दो कील से। अब इसको रोटेट करो, हाँ ज़रा, अब ये रोटेट ही नहीं होगा, अब ये पकड़ा गया ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इसी वजह से हमने कहा था ये डबल बॉन्ड इसी तरह है, एक तो ये नीचे से पकड़ा गया और ये ऊपर से भी पकड़ा गया, अब ये रोटेट नहीं कर पाएगा। इस वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और ये इस कील वाली मिसाल से आप समझ गए होंगे कि क्यों डबल बॉन्ड जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर शो करता है और सिंगल बॉन्ड नहीं करता। सही है। अब इसी को आप जो है डबल बॉन्ड, चूंकि हमने कहा कि सिस ट्रांस आइसोमर शो करता है, तो डबल बॉन्ड का फंक्शन क्या है, क्यों ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करता है, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाता है। क्या कराता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मतलब पहली कंडीशन तो जो हमने पढ़ी थी नेसेसरी कंडीशन, उसका मतलब था रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाना, तो जिसमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी वो सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। और दूसरी थी कि उसके दरमियान डबल बॉन्ड डिफरेंट अटैच हो। तो आप इन दोनों कंडीशन को जो है अपने साथ साइड पर लिख रहे हैं कि पहली कंडीशन का मतलब क्या था, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाना। जो कंडीशन हैं उसमें पहली क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन करवाना, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पहली ये थी। और दूसरी कंडीशन क्या थी जी, दूसरी कंडीशन थी आपके पास जो टू ग्रुप्स अटैच हुए हैं वो डिफरेंट हो, टू ग्रुप्स जो अटैच हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हो, डिफरेंट हो। चलिए जी, अब हम जो है कुछ एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो एमसीक्यूज यही है जी, एमसीक्यूज नंबर 1 जो कि 2024 में आया हुआ है कि विच टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाय कंपाउंड्स having same structure formula but different positions of atoms on either side of carbon atom। तो कौन से कंपाउंड है जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है मगर उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, तो वो या तो होंगे स्टीरियो आइसोमर्स, और स्टीरियो में भी हमने यहाँ पर कौन सी ऑप्शन मौजूद है, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स इसका आंसर जाएगा। अगर तो इसके साथ ऑप्टिकल भी लिखा होता है ना फिर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी, क्योंकि इसने सिर्फ यही बताया है कि डिफरेंट पोजीशन होनी चाहिए एटम्स की, ठीक है, ये नहीं बताया डबल बॉन्डेड एटम्स की, ठीक है, तो फिर वो कंफ्यूजिंग होनी सी। अब ठीक है, इसमें सिर्फ ज्योमेट्रिक ही मौजूद है तो ये हमारा आंसर जाएगा। 2013 में आया द सिस फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय, सिस फॉर्म जो है वो किस तरह होती है, अभी मैंने बताया था सिस फॉर्म में एक जैसे ग्रुप एक ही तरफ होते हैं। तो अगर ए ऑप्शन को देखो तो इसमें एक जैसे ग्रुप, मसलन हाइड्रोजन एक जैसा है और ये भी हाइड्रोजन एक जैसा, तो ये एक ही तरफ है, दूसरी तरफ भी मिथाइल और मिथाइल एक ही तरफ है, तो ये ए हमारा जाएगा सिस ऑप्शन में। बाकियों को देखोगे तो ये तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मुख्तलिफ तरफ है, ये तो ट्रांस होगा। और इसको देखोगे तो इसके साथ क्या है, ये कार्बन के साथ दो सेम ही ग्रुप अटैच है, ये तो शो ही नहीं करेगा सिस ट्रांस आइसोमर। और इसको भी देखोगे तो इसके कार्बन के साथ दो सेम ही ग्रुप अटैच है, मिथाइल, ये भी शो नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन जाएगी।
ये बहुत अच्छा सवाल है। नेम द कंपाउंड विच शोज ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, उस कंपाउंड का नाम बताएं जो कि ज्योमेट्रिक आइसोमर शो करेंगे। तो सबसे पहले तो उसने नाम दिए हुए हैं, आपने इसकी मदद से क्या बना लेने हैं, आपने इसकी मदद से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेना है। तो अगर आप 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन का बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरह बनेगा। प्रोपीन मतलब कि इसके साथ 3 कार्बन है, और 1 का मतलब पहले पे ब्रोमीन लगा हुआ है और दूसरे पे क्लोरीन लगा हुआ है। अब इसको जो है अगर खोल के लिख रहे हैं तो खोल के इस तरह लिख सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक तरफ जो है इसके क्लोरीन है और एक तरफ CH3 है, और एक तरफ इसके हाइड्रोजन है और एक तरफ इसके ब्रोमीन है। तो अगर दोनों कंडीशन को देखें तो पहली कंडीशन थी कि इसके दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन थी डबली बॉन्डेड कार्बन के दरमियान 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, वो भी है। ये देखें, ये भी है, डिफरेंट ग्रुप है ना। इसके ये वाले कार्बन के दरमियान एक हाइड्रोजन है एक ब्रोमीन, डिफरेंट। इसके दरमियान इसके साथ क्या लगा है, क्लोरीन और मिथाइल, डिफरेंट है। तो ये भी जो है सिस ट्रांस आइसोमर शो करेंगे। तो मतलब पहले वाला तो करेगा। आगे देखते हैं 2,3 डाइमिथाइल प्रोपीन, क्या ये करेगा। प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन, और 2,3 का मतलब कि दूसरी पे भी, अच्छा दूसरी पे भी और तीसरी पे भी मिथाइल लगा हुआ है, और यहाँ पर तो H आ जाएंगे 2। तो मतलब अगर देखें तो डबल बॉन्ड है, पहली कंडीशन जा रही है। मगर दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो डबली बॉन्डेड एटम है उनके दरमियान 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इसके दरमियान इसके साथ क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत होगी हमारी। तो ये वाला आइसोमर नहीं शो करेगा। 2 पेंटीन को देख लो, पेंटीन का मतलब 5 कार्बन, और मतलब कि दूसरी पोजीशन पे डबल। अगर 2 पेंटीन का आप स्ट्रक्चर बनाए तो आपको इस तरह का मिलेगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, 5 कार्बन दूसरी के दरमियान डबल बॉन्ड। इसको खोल के लिखें तो डबली बॉन्डेड कार्बन ये आगे, इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, तो हम लिख लेंगे एक मिथाइल CH3 और एक हाइड्रोजन। इसके दरमियान एक हाइड्रोजन है और एक CH2 CH3 है और एक हाइड्रोजन है। तो इसमें देखें सिंगल डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड। क्या जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है, डिफरेंट है। ये देखें डिफरेंट है, तो ये भी शो करेगा जी, करेगा। तो 2 जो है वो शो कर रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब A भी शो कर रहा है और C भी शो कर रहा है। तो आंसर जाएगा बोथ A एंड C, ये दोनों ही सिस ट्रांस आइसोमर शो करते हैं। 2016 वाला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी अ सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ईच अदर, कौन आपस में सिस ट्रांस आइसोमर हैं वो वाला बताएं। अगर देखें तो A ऑप्शन, आप सीधा सीधा पूछो सिंगल बॉन्ड नहीं करेगा शो, तो ये देखो D में सिंगल बॉन्ड आ गया, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया। दूसरी कंडीशन थी बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है। दूसरी कंडीशन थी कि डबली बॉन्डेड एटम के साथ सेम ग्रुप नहीं अटैच होने चाहिए, डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो अगर देखो ये A वाली ऑप्शन में ये कार्बन के साथ 2 सेम क्लोरीन अटैच है, तो ये भी नहीं जाएगी ऑप्शन। इसमें भी देखो तो ये कार्बन के साथ 2 सेम हाइड्रोजन अटैच है, ये भी नहीं जाएगी। इसमें देखो तो इसमें डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, एक हाइड्रोजन है और एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल है, तो AC ऑप्शन हमारी जाएगी कि ये सिस ट्रांस आइसोमर शो करेंगे। इस तरह एक्सक्लूड करके या आप काम क्या करें। अब ये भी इस तरह ही कर सकते हैं, आप एक्सक्लूड करते जाइए। देखें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सिस ट्रांस आइसोमर ऑफ ईच अदर, आपने बताना ये आपस में सिस ट्रांस आइसोमर है कि नहीं है। सबसे पहले तो देख लो कि क्या ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं दोनों की। एंड से शुरू करते हैं, एंड से जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा ठीक है डबल बॉन्ड है, इनके दरमियान डबल बॉन्ड है। मगर डबल बॉन्ड के अलावा बच्चे ये देखो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर उसने ब्रोमीन अटैच कर दिया है, उसने फॉर्मूला चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज कर दिया है। तो हमने तो पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहता है, तो ये तो नहीं जाएगी। इसमें अगर देखें तो हमने कहा था कि जो दूसरी कंडीशन है कि सेम ग्रुप अटैच नहीं होने चाहिए, तो ये सेम ग्रुप अटैच है, ये भी नहीं जाएगी। इसमें भी अगर देखें B में, तो B में तो उसने कुछ चेंज ही नहीं किया, उसने सिर्फ इसको उठा के इधर लिख दिया। ठीक है, तो ये तो नहीं शो करते ना। अगर चेंज होता, अगर इसको नीचे ले आता और इसको ऊपर ले जाता फिर चेंज होता, सॉरी किसी एक को ऊपर या नीचे कर देता, तो ये भी नहीं शो होगा। इसको शो हो सकता है, A जो है वो शो कर सकता है क्योंकि इसके साथ जो है डबल बॉन्ड भी है और डबली बॉन्डेड कार्बन के दरमियान के साथ
दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, एक हाइड्रोजन और एक इथाइल। यहाँ पर भी मिथाइल और हाइड्रोजन, मिथाइल और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये आंसर जाएगा इसका। अब आ जाते हैं बच्चों थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट, जो मैंने अभी बताया था आपको, सिस ट्रांस आइसोमर्स, जो सिस फॉर्म होती है ये वाली, ये दो आइसोमर्स है ना आपस में और एक ट्रांस है, इनमें फ़र्क क्या आता है, कौन सी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है। तो सबसे पहले तो लिख लो, जो सिस फॉर्म है ना, ये जो है वो लेस स्टेबल होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो बल्कि ग्रुप है वो एक तरफ आ जाते हैं ये वाले, और एक तरफ आने से इनके दरमियान रिपल्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ये कम स्टेबल होते हैं। और जो ट्रांस है ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। अच्छा एक और देखें ज़रा, ये जो सिस फॉर्म है ना, ये ट्रांस फॉर्म है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है इस बॉन्ड का इस तरफ जाएगा और इसका इस तरफ जाएगा। जब डाइपोल मोमेंट उल्ट जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट या तो वो ज़ीरो आएगा या लेस आएगा, कम आएगा। जबकि इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो या लेस नहीं होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा, डाइपोल मोमेंट मोर आएगा या ज़्यादा आएगा। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो सिस फॉर्म है ना, इसकी पैकिंग जो है वो, चूँकि ये एक ही तरफ बल्कि ग्रुप है, पैकिंग बहुत कम अच्छी होती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो लो आता है। क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट लो आता है। पैकिंग कम होती है ना तो मेल्ट करना आसान हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका लो आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है लो, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आता है हाई, और इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आता है हाई, और इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है लो। ये आपने दो, इसकी वजह है बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह से इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। ये चंद बातें आपने इसकी याद रख लेनी है, इसको कहीं पर जिक्र किया नहीं हुआ, वैसे आ सकता है एमसीक्यूज में इस वजह से। अच्छा जी, एक सवाल जो है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन साइक्लिक अल्केन, ये आपकी पंजाब की बुक में नहीं है, तकरीबन फेडरल या केपीके की बुक में मिलेगा, और इसमें से एमसीक्यूज आए, इस वजह से मैं करवा रहा हूँ कि साइक्लिक अल्केन्स जो है वो, अल्केन्स का मतलब जिनमें सिंगल बॉन्ड होगा, ये देखो सारे साइकिल में होंगे। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखो ये तीन कोने पे मतलब तीन कार्बन, ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, और इसके तीन कोनों पे तीन कार्बन है, ठीक है। अब ये तीन कार्बन जो है, ये इसमें अगर देखें तो ये जो कार्बन है वो दो हाइड्रोजन से अटैच है, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक एक, तो हम इस तरह इसको शो कर सकते हैं। अब जो हमारे पास दो कंडीशन थी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की, कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए और दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए, अगर वो यहाँ पर फॉलो कर रही हैं तो हम कह देंगे साइक्लिक आइसोमरिज्म के, साइक्लिक अल्केन्स के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाया जाता है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होगी, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि ये रुकी हुई रोटेशन है, ये जो रिंग है ये इन एटम्स को अब घूमने नहीं देगी, ये रोटेशन तो है। अब दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर देगा। अभी जो आपके सामने मैंने बनाया हुआ है वन साइक्लोप्रोपेन, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है? बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि इसके दरमियान ये जो कार्बन है इसके साथ दो ग्रुप अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। तो कब ये शो करेगा? जब हम डिफरेंट ग्रुप अटैच कर दें। जिस तरह ये देखो, अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दूँ और हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पर इसके साथ एक CH3 लगा दूँ, से CH3, एक हाइड्रोजन निकाला यहाँ पर CH3 लगा दिया, ठीक है। अब ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर पाएगा, क्यों? क्योंकि एक हम इसका आइसोमर इस तरह बना सकते हैं कि जिसमें CH3 नीचे की तरफ हो, एक हम इसका आइसोमर इस तरह बना सकते हैं, एक इस तरह बना सकते हैं जिसमें ये CH3 ऊपर आ जाए और एक H नीचे आ जाए, तो ये पोजीशन डिफरेंट होगी ना, एक में CH3 नीचे है और एक में ऊपर है, तो ये आपस में फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो कोई भी एक कार्बन साइक्लिक अल्केन में ऐसा मिल गया जहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, जिस तरह ये देखो, तो वो आपस में करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो ये था साइक्लिक अल्केन के बारे में। इसमें से सवाल देखे आया NMD का 2020 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो आप ये तो निकाल ही दें, इसके साथ तो करेगा ही नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई डिफरेंट ग्रुप अटैच ही नहीं है, इसके साथ हाइड्रोजन ही अटैच है, इसके साथ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसके साथ अगर देखें
तो इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक CH3 और एक H है, तो ये शो करेगा। इसके साथ CH3 ये भी नहीं शो करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम ग्रुप ये भी नहीं शो करेगा, बी आंसर रहेगा। इसी तरह देखें विच कंपाउंड विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये ब्यूटेन 2E। अब यार ये बनाना दोबारा जो है आपको नहीं मैं बता रहा, क्योंकि ये नहीं शो करेगा, और ये शो करेगा। ब्यूटेन 2E का हम बहुत बात पढ़ चुके हैं। पेंट वन इन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, और पहले कार्बन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है। तो इसमें अगर देखें तो ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन अटैच है जो कि सेम ग्रुप है, तो ये शो नहीं करेगा। बी वाला शो नहीं करेगा, 2 वाला पहले ए वाला करेगा, और सी वाला भी देखें 1 2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का मतलब ये साइकिल में, और 1 2 का मतलब कि पहली पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और दूसरी पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। अच्छा अब देखें, अब ये दोनों जो है ये कार्बन और ये कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, CH3H, तो ये साइक्लिक ये अल्केन जो है ये शो करेगा सिस ट्रांस आइसोमर। और ये भी 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन ले लो 4 कार्बन वाला, और पहली पे CH3 लगा है और तीसरी पे CH3 लगा है। तो इसको जो है अगर देखेंगे तो ये भी साइक्लिकल अल्केन सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा, क्योंकि इसमें भी ये कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं और ये कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं। तो ये भी साइक्लिक अल्केन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर शो करेगा। तो कौन नहीं शो करेगा? बी ऑप्शन। तो उसने यही पूछा है बताओ कौन नहीं शो करेगा, बी ऑप्शन हमारी चलेगी। अच्छा अब ये हम जो पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है फेडरल की बुक में। तो वहाँ से मैंने उठाकर इसको आपके सामने पढ़ाया है, क्योंकि मैं भी इसमें से एमसीक्यूज आ जाए। तो एक बार आया था मैंने देखा था वो मगर वो इतना अच्छा नहीं था, मगर आ सकता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है? आप समझ रहे होंगे कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म आपने पहले भी शायद पढ़ा हो कहीं पर। ये ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो कि पेयर में होते हैं, मतलब दो कंपाउंड का एक पेयर होता है, और ये आइसोमर क्या करते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स को रोटेट कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक कंपाउंड उसको क्लॉकवाइज रोटेट करता है, दूसरा उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। क्या मतलब है इसका? पहले आप ऑप्टिकल एक्टिविटी समझें फिर आपको समझ आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहले तो ये समझ लें, ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजर करने का जो पैमाना है या जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहते हैं पोलैरीमीटर। ये एमसीक्यू आया था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरह मेजर कर सकते हैं, पोलैरीमीटर। ये मैंने देखा था एमसीक्यू इसमें से। अच्छा अब ये पोलैरीमीटर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है, ये मैंने आपके सामने बनाई है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले एक लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स से मुराद जिसमें से लाइट निकल रही हो, ऑर्डिनरी लाइट, आम लाइट। तो ये जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना बच्चे, ये ऑर्डिनरी लाइट इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑर्डिनरी लाइट हर डायरेक्शन में, हर सिमत में, हर प्लेन में इसकी जो है रेज प्रोपेगेट करती हैं। तो ये हर सिमत में प्रोपेगेट कर रही होती हैं इस तरह, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट। अब जब हम ये ऑर्डिनरी लाइट को ये प्रिज्म से निकालते हैं, ये प्रिज्म का नाम है नाइक्लोन प्रिज्म, और ये नाइक्लोन प्रिज्म से गुजारते हैं तो होता क्या है कि ये ऑर्डिनरी लाइट जो है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्यों प्लेन पोलराइज्ड में कन्वर्ट होती है? ये प्रिज्म में चेंजिंग की वजह से, आप उसको नहीं पढ़ना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है कि इसमें ये जो पहले हर डायरेक्शन में लाइट मूव कर रही थी, अब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में या फिर एक ही प्लेन के अंदर मूव करेगी। प्लेन से मुराद एक एक्सिस में मूव करेगी इस तरह। अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स को हम सैंपल के अंदर से गुजारते हैं, जिसको हमने चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है सैंपल या नहीं है। उस सैंपल को हम इस रखते हैं ट्यूब के अंदर, सैंपल के अंदर से गुजारते हैं। तो जब ये प्लेन पोलराइज्ड सैंपल के अंदर से निकल के आती है तो इसको हम डिटेक्टर में लगाकर चेक करते हैं कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट्स में क्या चेंजेस आई हैं। अब कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब यहाँ से निकलती है तो डिटेक्टर इसको शो करवाता है कि ये उसी तरह की होती है, जिस डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट पहले कर रही थी अब दोबारा उसी डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट कर रही होती है। ये वाले कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेंज नहीं करते, मतलब ये वाले सैंपल जो कि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को चेंज नहीं करते, उसी डायरेक्शन में आगे दे देते हैं, इनको हम कहते हैं ये है इनको हम कहते हैं ए कायरल। क्या कहते हैं? ए कायरल
कंपाउंड। और कुछ कंपाउंड होते हैं जो कि ये जो लाइट आ रही थी इस डायरेक्शन में, पहले पहले वो इस डायरेक्शन में आ रही थी, ये वाली डायरेक्शन में, उसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस तरह, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। ये क्लॉकवाइज जो रोटेट करते हैं उनको ये एक, और कुछ होते हैं जो कि इसको इस तरह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। कैसे रोटेट करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो कंपाउंड है इनको हम कहते हैं कायरल। जो इसको रोटेट कर दे वो कायरल, जो ना करे वो ए कायरल। अब ये जो कायरल है जो कि एक इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक कंपाउंड इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, इनको हम कहते हैं इनैंशियोमर। ठीक है, क्या कहते हैं? इनैंशियोमर, जो कि इसको रोटेट इक्वली कर रहे हैं, मगर एक क्लॉकवाइज कर रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। मतलब तीन तरह के जो है यहाँ से हमें रिजल्ट मिलते हैं जब हम डिटेक्टर में देखते हैं। पहला रिजल्ट कि जिस तरह का प्लेन पोलराइज है थी वो उसी तरह आ रही है, कोई उसमें डिफ्लेक्शन महसूस नहीं की हमने, ये डिफ्लेक्शन कोई महसूस नहीं। तो नो रोटेशन ऑफ लाइट, मतलब वो क्या है? ए कायरल कंपाउंड है। क्या है? ए कायरल कंपाउंड है, ए कायरल कंपाउंड है। और अगर तो वो डिफ्लेक्शन होगी, और डिफ्लेक्शन कैसे हुई? इस तरह क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुई लाइट की। अगर तो वो कंपाउंड उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया तो हम कहेंगे वो कायरल कंपाउंड है। क्या है? कायरल। और अगर उस कंपाउंड उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर भी वो क्या होगा? कायरल ही होगा। क्या होगा? कायरल ही होगा। मगर याद रख लें कि ये वाला कंपाउंड, ये वाला कायरल कंपाउंड जिसने इसको एंड क्लॉकवाइज रोटेट किया है, इसको हम कहते हैं ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया। और इसको कभी कभार प्लस से भी लिखा जाता है, प्लस से। और जो जिसने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया उसे कहते हैं लीवो रोटेटरी, और इसको हम कभी कभार माइनस से भी लिखते हैं, लीवो रोटेटरी माइनस, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। ठीक है। अब ये जो कंपाउंड है जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी है, ये कंपाउंड्स आपस में कहलाते हैं इनैंशियोमर। इनको हम आपस में कहते हैं इनैंशियोमर। इनैंशियोमर का मतलब ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड जो कि प्लेन पोलराइज को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। अब जितना ये क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करेगा, ये जो एंगल आएगा उतना ही ये इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। एग्जैक्ट एंगल दोनों का सेम आएगा, मगर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि क्या सर जी, कायरल जो कंपाउंड है इसकी क्या कंडीशन है और ए कायरल की क्या कंडीशन है? तो हम कायरल की पढ़ लेते हैं कि कायरल कैसे होते हैं कंपाउंड, कायरल की क्या कंडीशन है। तो कायरल की दो कंडीशन है बच्चे। कायरल कंपाउंड में एक तो आपके पास कायरल कार्बन होना चाहिए या कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर। और इसमें जो है वो नो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको मैं POS से लिखूंगा आगे शॉर्ट फॉर्म में। और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन है इसकी, कायरल कंपाउंड में कायरल कार्बन होना चाहिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ये देखो कायरल सेंटर क्या होता है, ये कायरल कार्बन क्या होता है, आप इसको समझें। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसमें क्या होता है कि जी एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है वो, और उसके अंदर जो चार ग्रुप उसके साथ अटैच होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। जिस तरह ये देखें, ये कंपाउंड है, इसमें ये कार्बन है एक, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, वो हमें पता है। और इसके साथ जो ग्रुप अटैच हैं 1 2 3 4, ये चारों डिफरेंट हैं। तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? ये कायरल कार्बन है। क्या है? कायरल। तो आपका सवाल होगा क्या सर जी जिसमें कायरल कार्बन हो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है? तो मैं कहता हूं नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर तो सिर्फ एक ही कायरल कार्बन है, क्या है? अगर एक ही कायरल कार्बन है, एक ही कायरल कार्बन है तो वो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होगा, पक्का 100% ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर किसी के अंदर एक से ज़्यादा 2 या 3 कायरल कार्बन आ गए तो वो मे बी और मे नॉट, वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये आपने याद रख लेना है, जिसके अंदर एक ही आए वो ऑप्टिकली एक्टिव, जिसके अंदर 2 या 3 आए वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसको हम एग्जांपल लेके चलते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये सेंटर वाला कायरल कार्बन, इसके साथ एक H अटैच है और एक इसके साथ CH2 अटैच है,
और एक इसके साथ CH3 अटैच है, एक इसके साथ क्लोरीन अटैच है और एक इसके साथ CH3 अटैच है। अब हमने पढ़ा जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कंपाउंड, मतलब इसमें कायरल कार्बन था, एक कायरल कार्बन था, हमने कहा जिसके अंदर एक कायरल कार्बन हो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मसलन वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। तो ये वाला जो कंपाउंड है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा, किस तरफ रोटेट करेगा, समझ लो कि ये इसने डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये प्लस से हम लिख रहे हैं, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो इसका फिर कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला भी तो कंपाउंड होना चाहिए। अभी हमने कहा ना कि जो क्लॉकवाइज रोटेट होता है वो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट होता है। तो इसका जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला कंपाउंड होगा वो इसी का मिरर इमेज होगा, ये मिरर इमेज CH2 सर इधर आ जाएगा। मिरर इमेज से मुराद, मिरर इमेज आप जब बनानी है तो ये वाला जो है फेस इस तरफ ले आना है, ये CH3 और ये वाला जो है ऑपोजिट ले जाना है CH2 CH3, इसको हम कहते हैं मिरर इमेज। तो जो मिरर इमेज बनेगी ये क्या करेगी, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो ये इसको कर देगी लीवो रोटेटरी, माइनस में लीवो रोटेटरी। और इसी को हम क्या कहते थे, अभी हमने पढ़ा कि जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी है उनको आपस में क्या कहते हैं, वो क्या है इनैंशियोमर, क्या कहते हैं उसको, इनैंशियोमर कहते हैं, क्या कहते हैं, इनैंशियोमर कहते हैं। समझ आ गया आपको। अब ये दोनों आपस में मिरर इमेज कैसे हैं, आप कैसे पता कर सकते हैं, आप क्या करें, अगर आप ये कंपाउंड को घसीट कर इसके ऊपर लेकर आए तो आपको पता चलेगा कि ये जो CH3 है ये इधर CH2 CH3 के ऊपर आ रहा है, मतलब ये इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा। तो जब ओवरलैप, अब देखें एक और आपके साथ मिसाल लिखी हुई है आपकी बुक में लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड का ये फॉर्मूला होता है, अगर इसमें देखें तो कोई कायरल कार्बन मौजूद है, अगर तो एक कायरल कार्बन मौजूद है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसमें अगर देखें तो ये वाला जो कार्बन है ये वाला कार्बन आगे है तो ये sp3 है, दो कंडीशन थी कायरल कार्बन की, sp3 और 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, एक ये डिफरेंट ग्रुप है, एक ये है, 1 2 3 और ये चौथा है, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं तो मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसका जो है हम दो मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये वाला कंपाउंड जो है वो लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा जो इसका आइसोमर होगा, दूसरा जो इसका एनेंशियोमर होगा वो इसको किस तरफ रोटेट करेगा, वो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और इसकी मिरर इमेज इस तरह हम बनाएंगे। तो जो ये आपस में मिरर इमेज हैं इनको हम कहेंगे एनेंशियोमर, और ये आपस में एक को हम क्या कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक को हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। ये अगर डेक्स्ट्रो ये लीवो रोटेटरी है। अब आ जाते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिसमें 2 कायरल कार्बन आ जाए, जिस तरह ये है और एक ये है कायरल कार्बन है, अगर आप इसको गौर से देखें तो जब 2 कायरल कार्बन आ जाए ना तो बच्चों आपने देखना है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं कि अगर हम किसी कंपाउंड को किसी हिस्से से कट करें तो वो 2 इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह अगर देखें इस कंपाउंड को हम ये वाले हिस्से से कट करें यहाँ से तो ये इक्वल हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर भी वही ग्रुप है और इधर भी वही ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो अगर दो जिसमें 2 या 3 कायरल कार्बन है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई तो वो क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो क्या होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कायरल कार्बन होने के बावजूद वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो उसे हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। क्या कहते हैं, मीजो, यहां पर लिख देता हूं, यह है मीजो कंपाउंड जिसमें और कायरल कार्बन होने के बावजूद वो क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से उसे क्या कहेंगे मीजो कंपाउंड। अब आप ये भी देखते हैं कि ये जो टार्टेरिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड को हम इस तरह भी तो लिख सकते थे OH, और जो ये दूसरा कार्बन है यहाँ पर H इस तरफ हो और OH इस तरफ हो और ऊपर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे ही हो। तो अब अगर देखें तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिखेगी आपको, यहाँ से कट करके देख लें, इसका जो हाफ ये वाला बनेगा उसमें OH इधर है और H इधर, इसका H इधर है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका जो दूसरा एनेंशियोमर है वो ज़रूर एग्जिस्ट करता होगा, इसका मिरर इमेज ज़रूर बनती होगी। मिरर इमेज कौन सी होगी इसमें देखें ज़रा, COOH
इधर OH आ गया, इधर H आ गया, मिरर इमेज ये बन गई, इधर H आ गया, इधर OH आ गया, तो ये इसकी मिरर इमेज बन गई। और मतलब ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवर रोटेटरी होगा, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया कि जो मीज़ो कंपाउंड है वो होते हैं जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हों प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से। तो मतलब जिसमें 2 या 3 से ज़्यादा जो है वो आ जाएं और कायरल कार्बन, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस तरह देखो ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव था और ये वाला था। तो अगर देखें, अगर ये वाले कंपाउंड को मैं 1 लिख दूँ और ये वाले कंपाउंड को 2 लिख दूँ और ये वाले को 3 लिख दूँ, तो अगर मैं 2 और 3 का आपस में रिलेशन पूछूं तो 2 और 3 आपस में क्या है, अभी हमने पढ़ा ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ऐसे हैं कि एक जो है उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 और 3 आपस में क्या है, इनैंशियोमर है। क्या है, इनैंशियोमर है, इनैंशियोमर। और अगर देखें 1 और 2 का रिलेशन देखें, तो 1 और 2 में अगर देखें तो ये आपस में एक तो ऑप्टिकली एक्टिव है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो आपस में ये आइसोमर्स तो हैं। आइसोमर्स क्यों आपस में हैं, क्योंकि इनके कार्बन के ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंट आ रहा है, मतलब ग्रुप्स की पोजीशन में डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर जो ग्रुप है OH वो एक तरफ है, यहाँ पर OH एक तरफ है, मगर यहाँ पर H है, यहाँ पर फिर OH है। तो पोजीशन में जब डिफरेंट आ गया तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हैं आपस में, मगर एक जो है ऑप्टिकली एक्टिव है और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस तरह के कंपाउंड आइसोमर्स को हम कहते हैं डायास्टीरियोमर। क्या कहते हैं, डायास्टीरियोमर। डायास्टीरियोमर क्या कहते हैं, डायास्टीरियोमर। इसी तरह 1 और 3 भी आपस में क्या कहलाएंगे, डायास्टीरियोमर कहलाएंगे। ये आपके साथ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के रिलेशन था। अब जो है छोटा सा टॉपिक है ऑप्टिकल नंबर ऑफ आइसोमर्स। आप किसी कंपाउंड का अगर आपने बताना है कि उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमर होंगे तो कैसे बता सकते हैं, इसका फॉर्मूला था 2 की पावर n। n यहाँ पर है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। क्या है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। n का क्या होता है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। तो जितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन है वो यहाँ पर लिख दो तो आपके पास ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। जिस तरह अगर ये जो लैक्टिक एसिड का अगर देखें तो इसमें कायरल कार्बन कितने हैं, एक ही है। तो इसका अगर हम निकालें तो लैक्टिक एसिड के लिए n की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो इसके लिए 2 ऑप्टिकल आइसोमर निकले जो कि हमने यहाँ पर बनाए भी थे, एक ये और एक ये। और अगर हम टार्टेरिक एसिड के बारे में बताएं, टार्टेरिक एसिड के पास जो कायरल कार्बन है वो कितने हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला। 2 कायरल कार्बन है उसके पास, 2 कायरल कार्बन है, तो मतलब 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4। अब आपने कहना है सर जी आपने तो यहाँ पर मुझे टार्टेरिक एसिड के तीन ही आइसोमर बताए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। बच्चों अगर देखें तो अगर ये टार्टेरिक एसिड का ये भी तो बना सकते हैं कि ये दोनों OH जो है वो इस तरफ आ जाएं और ये H जो है उस तरफ आ जाएं, ये बना सकते हैं कि नहीं। ये देखें COOH CCOOH। तो अगर हम इधर दोनों हाइड्रोजन बना लें, दोनों हाइड्रोजन इधर बना लें और OH इधर लगा दें दोनों, तो ये भी तो बन सकता है, मगर ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये देखो यहाँ से कट करने के बाद सेम तरह की सिमेट्री आ रही है। तो एक ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, एक ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर, 2 हो गए और ये 2 इनैंशियोमर, 4 पूरे हो गए। ठीक है, तो ये 4 जो है इसके आइसोमर बनेंगे ऑप्टिकल आइसोमर टार्टेरिक एसिड के। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही है। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कुछ मुझे सजेशन देना चाहते हैं कि अपनी टीचिंग स्टाइल को कैसे बेहतर करूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। PDF इसकी आपको मिल जाएगी कमेंट सेक्शन में, मेरी व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप